हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर सेकंड, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। और दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को आपको पढ़ा रखा है, तो यदि आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं देखा है तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको वहां से सोशियोलॉजी का एक अलग प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगा, जहां से आप सभी वीडियो को आसानी से क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। एक सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक जितने भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो आप लोग भी, अगर आपको प्रश्न का आंसर पहले से याद रहे, तो आप कमेंट सेक्शन जो नीचे रहता है उसमें आप लिखकर हमें बतलाइएगा कि आपको कितने जो क्वेश्चन थे वो आपको पहले से याद थे, या मैंने जितने भी प्रश्न हैं वो सब चैप्टर कराते समय, जब मैंने चैप्टर्स को पढ़ाया तो उस समय आपका ऑलरेडी क्लियर हो गया। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव का आपके एग्जाम में जो सिस्टम है, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से पढ़ाना पड़ता है। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न क्या है कि जनसांख्यिकीय शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए कितना सिंपल, कितना लाजवाब, कितना बढ़िया सा प्रश्न आया है कि जो जनसांख्यिकीय शब्द है, अंग्रेजी में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो इसका अंग्रेजी होता है वो क्या होता है, डेमोग्राफी होता है। ठीक है, ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, डेमोग्राफी पढ़ते हैं। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है लोग, डेमोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोग होता है। और ग्राफी का मतलब आपको पता है कि वर्णन होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था। जियो का मतलब भू, मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। उसी तरह से यहाँ पर लोगों का वर्णन जो होता है दोस्तों, उसी को कहा जाता है हिंदी में जनसांख्यिकीय। तो ये जो शब्द है किस भाषा से लिया गया, तो ऑप्शन सी आपके यूनानी हो जाएंगे। जो विद्यार्थी यूनानी लगा रहे हैं, या जिस भी विद्यार्थी का ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल क्या है, तो करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है मेरे भाई। प्रश्न संख्या 2 बड़ा लाजवाब सा ये भी प्रश्न है। प्रश्न को देखिए, प्रश्न आपका कहता है दोस्त, यानी क्वेश्चन आपका कहता है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। जो आपको जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत मैंने पढ़ाया, 3 जो पढ़ाए थे मैंने अवधारणा आपको, पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी अवस्था, तो उसमें बोलता है कि इसके जो संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो ऐसे आपने ज्योग्राफी में केवल नोइस्टीन के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक और नाम याद रखिएगा, थॉम्सन जी का भी क्या था, तो इसमें योगदान था। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे, थॉम्सन एवं नोइस्टीन। क्लियर, तो याद रखिएगा, बड़ा लाजवाब सा प्रश्न है, ये बड़ा लाजवाब सा प्रश्न है। मैं हट जा रहा हूं क्योंकि प्रश्न जो आपके हैं वो हमसे थोड़े से हाइड होने के संभावना, यानी कि यहाँ पे चांसेस जो है वो थोड़े ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था। देखिए प्रश्न को, भारत में पहली बार जनगणना की बात की जा रही है। देखिए अगर विश्व की बात करूं तो आधुनिक जनगणना के जो मतलब सबसे पहले जो आधुनिक जनगणना कराया गया वो कहां में कराया गया था, तो अमेरिका में कराया गया था 1790 ईस्वी में। लेकिन प्रश्न अभी हमारे समक्ष क्या है कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, पहली बार, तो ऑप्शन भी याद रखिएगा 1872 में। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं, आपको एक जरा सा भी मैं पढ़ाऊं और कंफ्यूजन रहे, ऐसा हो सकता है क्या, जरा सा भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी मेरे भाई, आप ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए हमारे यहाँ 1872 में क्या हुआ था दोस्तों, 1872 में हमारे यहाँ पहली बार जनगणना जो हुई वो अंग्रेजों द्वारा कराया गया। आपको पता है 1872 में अंग्रेजों का समय था, हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज चल रहा था। तो अंग्रेजों द्वारा 1867 से लेकर 1872 के बीच में क्या कराया गया, जनगणना कराया गया। ठीक है, उसके बाद 1881 से हमारे यहाँ औपचारिक रूप से, मतलब एक फॉर्मेलिटी के रूप में, हर 10 साल पे क्या होने लगा, तो जनगणना होने लगा। हर 10 साल पे, हर 10 ईयर्स पे क्या हुआ, हमारे यहाँ जनगणना होने लगा। और आपको मैं बता दूं कि जब से अपना देश आजाद हुआ है, जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ, अपना देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 में आप समझ लीजिए, यानी कि हमारी यहाँ जो जनगणना हुई थी देश आजादी के बाद 1951 में। पहली जनगणना कब हुई, 1951 में। याद है ना, जब हमारे यहाँ मतदान हो रहा था, पहली आम चुनाव, तो उस समय बहुत सारे हम लोगों के समझ मतलब चुनौतियां आई थी, उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर 1951 में जब पहली जनगणना हुई स्वतंत्र भारत में, उसके बाद से लेकर अभी तक टोटल जो है दोस्तों वो 7 जनगणना हो चुका है, यानी कि 2011 तक। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 1951, तो 51 में एक जनगणना, फिर 61 में हुआ होगा, फिर 71 में, फिर उसके बाद आपके 81 में, 91 में, फिर 2001 में, और फिर आपका कब हुआ, 2011 में। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अभी तक टोटल कितने जनगणना हमारे
हमारे यहाँ हो चुके हैं 10 और लेटेस्ट में अभी 2011 का ही चल रहा है। तो 2011 से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा 2011 से जनगणना से रिलेटेड। तो याद रखिएगा 1872 में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा हमारे यहाँ जनगणना कराया गया था, लेकिन हमारे यहाँ औपचारिक जनगणना की शुरुआत जो हर 10 साल पे कब से हुई थी, 1881 में। तो 1872 याद रखिएगा 1872 दोस्तों, 1872 में अंग्रेजों द्वारा कराया गया वो जो जनगणना कराया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से शुरू हुआ 1881 से। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना किस देश ने कराई थी। अभी मैंने बताया आपको सबसे पहले जो आधुनिक किस्म जिसको यूरोप ने भी अपनाया, सब देशों ने अपनाया, तो आधुनिक किस्म की जो जनगणना थी वो कराने वाला कौन सा देश था आपका, अमेरिका था। कब, तो 1790 ईस्वी में। कब मेरे भाई, 1790 ईस्वी में चला, याद रखिएगा 1790 ईस्वी में अमेरिका द्वारा सबसे पहले जो आधुनिक किस्म की जनगणना कराई गई थी, और उसी पर सब लोगों ने क्या किया, रेंगना शुरू किया, रेंगना शुरू किया। भोजपुरी का फेमस डायलॉग आपने सुना होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न आपका है कि जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है सभी को, आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से मेरे भाई भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब बोलिएगा गुरुजी इसमें तो असमंजस है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लेटेस्ट मैंने पढ़ा था कि जो भारत अपना है विश्व जनसंख्या में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई अभी जो जनगणना 2011 हुआ है, तो हमारे यहाँ आंकड़े यही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी नया एनसीईआरटी भी आया, उसमें भी अभी आपका किस क्या छपा हुआ है, तो ये अपना भारत जो है वो दूसरा ही छपा हुआ है। तो ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग दूसरे पे ही चलते हैं। लेकिन आप देखिएगा मतलब आपको ऐसे गूगल पे आपको पहला मिल जाएगा, भारत पहले स्थान पे चला गया, चीन दूसरे स्थान पे आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार अभी मैं आपको दूसरा बतला रहा हूँ। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे। और मैंने ये भी आपको बतलाया कि कब आपका भारत जो है वो पहले स्थान पे भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बतला रहा हूँ, बतला रहा हूँ बिल्कुल। अगला देखिए यहाँ पे माल्थस, देखिए माल्थस साहब के थ्योरी के बारे में मैंने पढ़ाया था। माल्थस का थ्योरी क्या था, तो माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि पर एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों। उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारे यहाँ लोगों की जो संख्या है, तो जो लोगों की संख्या है वो किस में बढ़ती है, वो ज्यामितीय विधि में बढ़ती है। वो उनका एक पुस्तक था एस्से ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर उन्होंने निबंध लिखा था, उस पुस्तक का नाम था दोस्तों एस्से ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, एस्से ऑन पॉपुलेशन, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये माल्थस के द्वारा लिखा गया था। कब, तो 1798 ईस्वी में। ठीक है, एक एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप बुक में देखिएगा एक जगह 1788 लिख दिया है, लेकिन उसके जस्ट बगल में आप पढ़िएगा तो वहां पे 1798 लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या पर निबंध यानी एस्से ऑन पॉपुलेशन नामक पुस्तक में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि जो लोगों की जो संख्या होती है, जो पीपल की यानी कि लोगों की जो संख्या होती है वो जीपी में बढ़ती है, ज्यामितीय बढ़ती है। ठीक है, ज्यामितीय कहने का मतलब कि पहले 2 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 32, 32 के बाद वही जोड़ लीजिए 64, मतलब इस तरह से आपका करते चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो खाद्यान्न होगा, जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, वो कैसे बढ़ता है, वो 2 के बाद 4 बढ़ता है, 4 के बाद 6, मतलब एपी में बढ़ता है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। यानी कि जब 2 लोग थे पुराने जमाने में तो 2 लोग के लिए भोजन भी था। धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, 4 लोग हैं तो 4 लोग के लिए भोजन है, लेकिन अब लोगों की संख्या 8 हो गई, भोजन बचा मात्र 6 लोगों के लिए। लोगों की संख्या 16 हो गई, भोजन बच रहा है मात्र 8 लोगों के लिए। तो उन्होंने बोला था जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में कि एक ऐसा समय आएगा कि लोग क्या हो गए, भूखमरी से भी क्या होगा कि लोग के इस सभ्यता का अंत होगा। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही थी। लेकिन उस समय क्या था, इनकी बातों को बाद में क्या किया गया, विवादग्रस्त, यानी कि इनकी बातों को झूठा भी साबित किया गया। कैसे, क्योंकि इनके टाइम में क्या था, 1798 इसमें इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। आज के टाइम में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से टेक्नोलॉजी मतलब आविष्कार हो रहे हैं। पहले क्या था, लोग किसान खेती कर करके, मतलब एक किसान जो था वो खुदाई भी करता था, कृषि भी करता था, आज मशीन उपकरण। तो बाद में इनके सिद्धांत को गलत भी साबित किया गया। क्लियर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हालांकि आपको पढ़ना है तो आपको इसको याद करना ही होगा। 7 नंबर देखिएगा, माल्थस के सिद्धांत में दोस्तों, जो माल्थस थे आपके, माल्थस के सिद्धांत में जनसंख्या बढ़ती है। माल्थस ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। माल्थस के सिद्धांत में जनसंख्या बढ़ती है अंकगणितीय विधि, सही बताया। देखिए अंकगणितीय विधि से क्या बढ़ता है, अंकगणितीय विधि से उत्पादन बढ़ता है। अंकगणितीय विधि से क्या बढ़ता है मेरे भाई, उत्पादन बढ़ता है। और ज्यामितीय विधि से क्या बढ़ता है, तो लोगों की जो जनसंख्या है, जो लोगों की जो संख्या है वो कैसा बढ़ता है, तो ये आपका बढ़ता है ज्यामितीय विधि से। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को।
एकदम समझ में आना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, आपको दिख रहा है सभी को? 8वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पे, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, आपको दिखेगा। चलिए, माल्थस के अनुसार किसके द्वारा मनुष्यों में अपनी जनसंख्या दोस्तों को स्वेच्छापूर्ण, देखिए माल्थस के अनुसार किसके द्वारा मनुष्यों में अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण मतलब अपनी इच्छापूर्ण कम करने की सीमित क्षमता होती है, कम करने की सीमित क्षमता। तो ऑप्शन है प्राकृतिक अवरोध, कृत्रिम अवरोध या नकारात्मक अवरोध। याद रखिएगा, प्राकृतिक अवरोध मतलब हो गया कि जो भगवान के द्वारा, जैसे कि मतलब जनसंख्या का नियंत्रण अगर गॉड करेंगे तो कैसे करेंगे? या तो महामारी ला सकते हैं, या तो अकाल ला देंगे, या तो सुखाड़ ला देंगे, मतलब ये इन सब चीजों से क्या करेंगे? गॉड जो हो सकते हैं वो जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन कृत्रिम जो होता है, प्रिवेंटिव चेक्स होता है, वो मनुष्य भी अपनाकर क्या कर सकता है? तो बाय द हेल्प ऑफ प्रिवेंटिव चेक्स, जो आपके कृत्रिम अवरोध हैं, इसकी सहायता से मनुष्य भी जनसंख्या को कम कर सकता है। ठीक है, जैसे मतलब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मतलब बड़ी उम्र में शादी करना, कम उम्र में शादी मत कीजिए। आजकल क्या होता है, कम उम्र में शादियां हो जाती है, जिससे कि मतलब शादी के 1 साल बाद तो सिंपल सा आपको पता है 1 से 1.5 साल बाद आपको बच्चे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब 1 से 1.5 साल बाद बच्चे हो भी जाते हैं, ये बात मैं कह रहा हूं। तो ये माल्थस का ये कहना था कि कम उम्र की शादी रोकिए, ज्यादा उम्र में शादी कीजिए। दूसरा इनका था कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है गृहस्थ जीवन में ना जाना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन को ना अपना सकते हैं। तीसरा इनका था कि मतलब लोगों को मतलब जागरूकता, ये सब तो हो ही गया। तो मतलब कृत्रिम अवरोध यही हो गया, प्रिवेंटिव चेक्स, कि अपने आप से कम उम्र में शादी करना, ब्रह्मचर्य को रोकना, ठीक है, ज्यादा बच्चे पैदा न करना। तो ये सारी बातें इनके द्वारा कही गई थी। क्लियर? तो याद हो गया माल्थस के अनुसार किसके द्वारा मनुष्य अपनी जनसंख्या का अपने इच्छा अनुसार कर सकता है? यौन संयम पे, मतलब जो आपका होता है उस पे, काम वासना पे, यौन संयम पे क्या करना? कंट्रोल करना, जिससे कि बच्चे की संख्या मतलब कम होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें इनके द्वारा बताई गई थी। हालांकि अब आज इस आधुनिक काल में और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं, जिससे कि आप जनसंख्या को क्या कर सकते हैं? बाय अपने अनुसार जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, और 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि माल्थस का विश्वास था अकाल और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के अनिवार्य होते हैं। देखिए माल्थस का विश्वास था, पहले प्रश्न को समझिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। माल्थस का विश्वास था कि अकाल और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के अनिवार्य होते हैं क्या? प्राकृतिक अवरोध। तो देखिए, तो यहाँ पे अकाल क्या हुआ? प्राकृतिक है। बीमारी क्या हुआ? प्राकृतिक रूप है। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? रोकने के प्राकृतिक अवरोध अनिवार्य है, यानी कि आपके क्या हो जाएंगे? ये सब प्राकृतिक अवरोध हो जाएंगे, यानी कि ये सब गॉड के द्वारा जनसंख्या कंट्रोल पे क्या किया गया? उनके द्वारा जो है वो डिसीजन कर सकते हैं लिया गया। क्लियर कहानी? समझ में आ रहा है सभी को? कृत्रिम मतलब क्या हो गया? कृत्रिम मतलब मैन मेड, यानी आदमी अपने से कंट्रोल करे। और जो आपके प्राकृतिक हो गए, जो कि आप प्राकृतिक मतलब एक तरह से आप जो कहते हैं भगवान वगैरह, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। भगवान कहते हैं आप, नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 10 नंबर, 10वां नंबर बड़ा लाजवाब प्रश्न है जी। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या अध्ययन के तो डेमोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम लोग जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। चैप्टर भी वही है। तो क्लियर हो गया भाई 10 नंबर भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त? 11 कहता है, कहाँ गया 11? 11 कहता है कि इनमें से, देखिए अच्छा सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आराम से होगा। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? मतलब जनसंख्या का वृद्धि जिसके कारण नहीं होता है। खाद्य समस्या जनसंख्या वृद्धि का परिणाम, यानी कि जनसंख्या के बढ़ने से कौन सा जो रिजल्ट है वो आता है, इसमें से कौन नहीं आता है, ये पूछता है। मतलब जनसंख्या बढ़े या ना बढ़े उससे इसको कोई मतलब नहीं है। कौन सा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसको जनसंख्या के बढ़ने से, घटने से, न बढ़ने से कोई मतलब नहीं है? तो ऑप्शंस को देखिएगा। पहला है खाद्य समस्या। अरे भैया जनसंख्या बढ़ेगा तो खाद्य का समस्या बढ़ेगा ना जी। आवास की समस्या, बिल्कुल जनसंख्या बढ़ेगा तो आवास की भी समस्या बढ़ेगी। रोजगार की समस्या, बिल्कुल रोजगार की भी समस्या बढ़ेगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार की भी समस्या सिंपल है कि बढ़ेगी। ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ये कौन सी बात हो गई मेरे भाई? ठंडे मौसम में सर्दी लगेगा जनसंख्या बढ़ने से या जनसंख्या कम होने से, इसका क्या मैटर है? नहीं ना। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, 12 नंबर देखे हैं कि जनसंख्या संक्रमण। देखिए जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है थॉमसन और नोइस्टीन के बारे में। ऑप्शन होंगे यहाँ पर, थोड़ा ऑप्शन नीचे आ गया है तो ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। टाइपिंग थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है। हाँ, ऑप्शन सी आपके हैं थॉमसन साहब, तो याद रखिएगा थॉमसन आपके सही जवाब हो जाएंगे।
अगला देखिएगा 13 नंबर, जनसंख्या वृद्धि के कितने चरण होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था भाई, जिनका ज्योग्राफी होगा उन्होंने पढ़ा होगा, यह इस सेकंड चैप्टर में बखूबी बड़े अच्छे से पढ़ाया है। आपके पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी अवस्था पढ़ाया ना कि पहली अवस्था में क्या होता है, जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा, लोग अशिक्षित होते हैं। आज से 200 साल पहले जितने भी देश थे हमारे यहाँ के, सब क्या थे, पहली अवस्था में थे। दूसरी अवस्था में क्या होता है, जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं, शुरू में तो जन्म दर ज्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होते हैं तो जन्म दर को कम करते हैं। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम होता है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, पूरे विकसित होते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह ये सब हो गया, विकसित जो देश हैं आपके, तो सब पढ़ाए हैं। क्लियर, तो ये कहानी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं मेरे दोस्त, 3 चरण होते हैं। समझ में आया आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है। प्रश्न को यहां देख लीजिए, ऑप्शंस बाद में देखेंगे। प्रश्न क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन जो है उच्च जन्म दर का जिम्मेदार है। ऑप्शंस आ जाए भीड़ भाई, ऑप्शंस नीचे, शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, गरीबी, इनमें से सभी। तो ये आपका सब है। शिक्षा का अभाव रहेगा, जन्म दर ज्यादा होगा, बाल विवाह होगा, जन्म दर ज्यादा होगा, गरीबी रहेगी, जन्म दर ज्यादा होगा, लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं रहेगा कि हाउ टू कंट्रोल बर्थ है, या मतलब हमारे पास कितने बच्चे होने चाहिए कि हम उनका पालन पोषण सही तरीके से कर सके। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये आपके ऑप्शन सारे हो जाएंगे, सारे का सबका बाप कौन है, तो ऑप्शन डी है इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, बड़ा समझ में आ रहा होगा सबको, अब कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। सोशियोलॉजी गुरुजी भारी है, अरे सब आसान है, पढ़िए तो सब आसान है। 15 देखिएगा, भारत की वर्तमान आबादी कितनी है। सिंपल सा बात है, कम तो है नहीं भैया, नीचे जाओ ना यार, पढ़ेंगे ही नहीं। 100 लाख, सपना देख रहे हो क्या जी, 100 लाख 100 लाख है, इनमें से कोई नहीं, खत्म। 1 अरब से ऊपर, 138 करोड़ से पार कर गया है अभी हमारे यहाँ जनसंख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 121 करोड़ था, एनसीईआरटी में 121 करोड़ अभी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए, अब देखिए सब क्वेश्चन वैसे हो गया। अल्पसंख्यक एक क्या है, समाजशास्त्रीय संकल्पना है। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑप्शन आगे होगा। अल्पसंख्यक जो है एक राजनीतिक आपका क्या है, तो संकल्पना है। ठीक है, राजनीतिक संकल्पना है, आपको मिलेगा। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, क्या आ गया ना, राजनीतिक संकल्पना है आपका अल्पसंख्यक। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग ये राजनीति में नहीं देखते हैं कि अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, इसको आरक्षण चाहिए, इसको आरक्षण नहीं चाहिए, है ना। तो ये सारे टर्म्स को ध्यान में रखेंगे। चलिए धीरे धीरे रे मना प्रश्नों को करते चलिए। 17 देखिएगा बउआ, 17 नंबर प्रश्न क्या है मेरे सर कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी। हमारे यहाँ भारत में बोल रहा है, मतलब 1000 पुरुष है तो महिला की संख्या मात्र 943 दोस्तों, मात्र 943। पूरे भारत की बात की जाए, पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में पहली राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति की घोषणा कब की गई। देखिए भारत में पहली राष्ट्रीय परिवार नियोजन की घोषणा जो हुई थी दोस्तों, वो 1952 में। आपके कहाँ गए 1952 वाले भैया, ऑप्शन सी आपके 1952 याद रखिएगा। अगला देखिएगा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल में किस कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा था। जो 1952 में आपका परिवार नियोजन चालू किया गया था, उसी को धक्का लगा था। ठीक है, जबरदस्ती क्या कहता था, लोगों का नसबंदी करवाया जाता था, पुरुषों का नसबंदी हो जाता था जी, पुरुषों का नसबंदी करा दिया जाता था। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। जो भी सरकारी कर्मी होते हैं, जैसे टीचर वगैरह, कोई काम में तो टीचरे को लगाया जाता है हमारे यहाँ, तो टीचर वगैरह को क्या कहता था कि नहीं, जागरूक कीजिए लोगों को, ले आइए, नसबंदी कीजिए, जनसंख्या बढ़ रहा है। 20 देखिए, आयु संरचना वितरण में कौन सा वर्ग आश्रित नहीं है। तो आश्रित वर्ग वैसे वर्ग होते हैं दोस्तों, आश्रित आयु वर्ग उनको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर 14 साल और फिर उसके बाद 60 से लेकर चलते जाए, 60 प्लस वाला, यानी 14 से कम और 60 से ज्यादा वाला सब आश्रित आयु वर्ग होता है। लेकिन 14 से 59 साल वाला जो होता है, ये बेचारा कमाता है, खियाता है, भरण पोषण करता है, तो सारी जिम्मेदारियां इसके सर पे होती है 14 से 59 साल वालों के ऊपर। तो सही आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ये बेचारे क्या है, कार्यशील आयु वर्ग हैं, ये आश्रित नहीं है, ये कार्यशील हैं। 21 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। कितना सिंपल, उत्तर प्रदेश भैया, ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम कहां में है, तो सिक्किम में। सबसे कम कहां में है, तो सिक्किम में। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न मैंने बोला था ना कि 2011 से प्रश्न मैंने भर भर के लाए हैं। 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछता है तो लाना पड़ेगा ना। देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछ रहा है, कम जनसंख्या वाला, यहां देखिए कम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछ रहा है, तो सिक्किम आपके सही जवाब हो जाएंगे। गोवा नहीं, गोवा क्या
है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा है, और अगर जनसंख्या के आधार पे बोला जाए तो सिक्किम आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर, ये भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज आप हो जाते हैं, कंफ्यूजन कीजिएगा तो नंबर जाएगा। 23 नंबर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये भी प्रश्न आ गया। देखिए अभी बोले जनसंख्या से, तो जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि यूपी हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, तो गोवा है, सबसे छोटा कौन है, तो गोवा है, याद रखिएगा। देखिए आ गया प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सब आपको पढ़ना है जी, सारे ये सब प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि सर ने आसान आसान प्रश्न लाया है या क्या कुछ। आपको इन सब चीजों पे ध्यान ना दीजिए, आप ध्यान दीजिए इस पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन है। शिशु मृत्यु दर दोस्तों 1000 जो बच्चा जन्म लेता है उसमें से कितने बच्चे की मृत्यु हो गई, उसी को कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। तो इसका जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएंगे, सही आंसर मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जो है शिशु मृत्यु दर वाला राज्य आपका है, तो कौन है, मध्य प्रदेश है आपका। क्लियर, आगे देखिएगा, आगे रहियो ना पीछे रहियो मेरा रहियो। चलिए देखिए किसने कहा, मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। भैया माल्थस बोल रहे हैं कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि अपनी गरीबी का मनुष्य जो है वो स्वयं ही कारण है। बिल्कुल, कहा भी जाता है दोस्तों कि देखिए गरीब घर में पैदा लेना हमारे लिए श्राप की बात नहीं होती है, खराब बात नहीं होती है, बल्कि अगर हम गरीब होकर मरते हैं ना, अगर मान लीजिए कि अपना जन्म गरीब घर में हुआ है तो अब कोई बात नहीं, ये तो कुदरत ने हमें जन्म दे दिया भाई गरीब घर में, तो हम उसके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम गरीब होकर मर जाते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप होता है। तुम जीवन में आए हो, सार्थक जीवन जियो यार, कुछ करो जीवन में, कुछ उपलब्धियों को हासिल करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, अपनी परिस्थितियों को बदलो, है कि नहीं। तो गरीब घर में जन्म लेना पाप नहीं, बल्कि गरीब होकर मर जाना बहुत बड़ा पाप है। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वो अपनी गरीबी का स्वयं कारण है, तो ये माल्थस जी का कहना था, माल्थस साहब का कहना था। अब साहब 27 नंबर प्रश्न देखिए कि नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है। जनसंख्या से केवल नगरीकरण नहीं माप पाएगा, तो याद रखिए जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्षेत्रफल बटा में एरिया आपने पढ़ा होगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर ही क्या होता है, नगरीकरण को मापा जाता है। क्लियर, तो याद रखिएगा जनसंख्या का घनत्व मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, सारा प्रश्न लाजवाब है। भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है, तो भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह जैन धर्म, मात्र टोटल जनसंख्या का 0.4%। जैन धर्म मात्र टोटल जनसंख्या का 0.4%, तो अल्पसंख्यक हो गया, जिसकी संख्या कम वो हो गया अल्पसंख्यक। अगला देखिएगा 29 नंबर, भारत में जनाधिक्य मतलब क्या हुआ, जनाधिक्य यानी जनधिक्य मतलब धिक्य मतलब ज्यादा, जन मतलब लोग, लोगों की संख्या ज्यादा, भारत में लोगों की संख्या ज्यादा है, इसका मूल कारण क्या है, तो यहाँ की हमारे यहाँ की पर्यावरण भी एक तरह से सही है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक या प्रजनन शक्ति। तो सबसे जो आपको टॉप इसमें ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन बी लग रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। हमारे यहाँ हमारी सभ्यता संस्कृति से ही हमारे भारत की पहचान होती है। आपने क्लास 12th में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक एक चैप्टर पढ़ा होगा जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था दोस्तों, उसमें आपको भारतीय समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में दर्शाया गया है। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला मतलब नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में घोषित की गई थी। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, तो 2000 ईस्वी में घोषित की गई थी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अल्पसंख्यक क्या है, तो अल्पसंख्यक क्या है दोस्तों, तो समाजशास्त्रीय संकल्पना बिल्कुल नहीं, गणितीय संकल्पना बिल्कुल नहीं, ये क्या है, राजनैतिक संकल्पना है, राजनैतिक संकल्पना है। अभी मैंने पढ़ाया आपको, इसको मैंने बताया था, ये प्रश्न 2 बार शायद रिपीट हो गया इसमें ना जी, मुझे लग रहा है 2 बार आया प्रश्न, आपको पता नहीं आपको क्या लगा, 2 बार प्रश्न आया है ना। लैंगिक विषमता का संबंध है, यानी कि जो हम लोग लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं ना, इसका संबंध किससे है, सामाजिक मूल्यों से, आर्थिक से, राजनीतिक मूल्यों से, उपयुक्त सभी, तो सबसे। राजनीतिक आधार पे भी हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता हमें देखने के लिए मिलती है, आर्थिक आधार पे और सामाजिक आधार पे तो बिल्कुल देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, 32 का ऑप्शन डी। 33 देखिएगा मेरे दोस्त, 33 किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है, तो आपके ये क्या है, अमर्त्य सेन।
अमर्त्य सिंह सेन जी द्वारा किया गया। प्रश्न पढ़ाया हुआ है, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि कुछ भी मतलब इसमें ऐसा कुछ है, मतलब जान है, प्रश्न में जान लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ाया गया तो सारे चीजों को ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका था, ठीक है, किया गया था। 34 देखिएगा कि ग्रामीण एवं नहीं ना, ब्लड नहीं हो रहा है, ग्रामीण एवं नगरीय समाज, ब्लड हो तो इसलिए इसको लॉक कर दें। ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है? देखिएगा कौन जो है वो अंतर का आधार है ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच। तो गांव और नगर की जो समाज है यानी शहर की समाज है उसके बीच में कौन जो है वो अंतर का आधार है? जनसंख्यात्मक आधार, समुदाय का आधार, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति या उपयुक्त सभी, सब हो जाएगा। देखिए जनसंख्यात्मक आधार रहबे करता है, गांव में जनसंख्या नगर के जनसंख्या में आपको अंतर देखने के लिए मिलता ही मिलता है। समुदाय का आधार रहता ही रहता है और सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति होती ही होती है। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। 35 नंबर देखिएगा, आर्थिक आधार पे समाज कितने वर्गों में विभक्त है मेरे भाई? आर्थिक आधार पे समाज जो है वो कितने वर्गों में विभक्त है? तो मैंने आपको आर्थिक आधार पे आप पढ़ते हैं ना, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, नीच वर्ग, तो क्या हुआ जोड़िए तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, क्या हुआ 3 गो। तो ऑप्शन बी वाले जितने भी लोग हैं बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन? तो शिक्षा के क्षेत्र में केरल सबसे आगे, पुरुष में कहिए या महिला में कहिए, सबसे आगे आपका कौन है? तो केरल है। 37 देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे भाई वो भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? लगभग 74%। पुरुषों की जनसंख्या का ये प्रतिशत मैं बता रहा हूं, उनकी साक्षरता का 74%। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि 100 में से 74 गो आदमी जो है वो पढ़ा लिखा है भारत में। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो भारत में पहली बार सन 1976 में जनसंख्या नीति घोषित की गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि नसबंदी वगैरह लोगों को कराया जाने लगा था, आपातकाल लगा था हमारे यहाँ। तो ये भी सारे टर्म्स आप ध्यान में रखेंगे। 39 देखिएगा, जनसांख्यिकीय के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? यानी कि जनसांख्यिकीय के अध्ययन में दोस्तों इन ऑप्शन में से किसको सम्मिलित किया गया है? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को, जनसंख्या की बनावट को, जनसंख्या का वितरण, या इनमें से सभी? तो आपके ऑल ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी दोस्तों। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 40 देखिएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में मेन जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है? पहला तो हमारे यहाँ लोग अज्ञानता एवं अशिक्षा हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि एक भाग्यवादी भी लोग मानते हैं, कहते हैं भगवान अगर देना चाहेंगे 4 गो तो 4 गो होगा ही होगा। दादी उदी का देखिएगा, दादी उदी पहले क्या आता था, वो जो बच्चे को कंट्रोल करने वाला जो होता है, मतलब जैसे उसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन वगैरह करना, नसबंदी कराना, ये सब, तो वो सब नहीं करवाने देती थी। क्यों? कहती थी कि हम ऑपरेशन करावे नहीं किए, तुम क्या करवाएगी, यानी भगवान का देन है। तो धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि क्या हो रही है? बेतहाशा बढ़ रही है। तो जनसंख्या हमारे यहाँ बेतहाशा बढ़ रही है दोस्तों, जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो समझ लीजिए कि एक दिन ऐसा क्या आएगा कि मतलब सही में माल्थस का थ्योरी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सत्य हो जाए, क्योंकि आज का जो हमारा जलवायु है वो भी बिल्कुल बदल चुका है। पहले के किसानों को क्या होता था कि पहले के किसानों को कहीं पे जाना नहीं पड़ता था, खेती किया ना, एक बार छींट दिया जो भी बीज है आपका, उसको डायरेक्ट काटने जाता था। आज क्या है, उसको लाख उर्वरता वाला जितना भी सामग्री है उसको प्रदान करना पड़ता है, पानी पटाना पड़ता है समय पे, ना तो मानसून आता है ना कुछ होता है, जिसके कारण किसान भी क्या है तो बहुत ज्यादा मार झेल रहे हैं और पैदावार भी बहुत कम हो रही है। साथ ही साथ क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल के तौर पे जो भी मवेशी वगैरह जो किसान रखते थे वो सब क्या करते थे, आराम से रह जाते थे। आज क्या है कि उनको चारा, मतलब मवेशी पालना है तो उसके लिए चारा अलग से खरीदो, कहां से खरीदेगा वो बेचारा, कमा नहीं, उसके पास पैसा नहीं है दम। मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे समय क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण ही हमारे समक्ष क्या है, तो एक बहुत बड़ा क्या है तो उपाय है इन सब चीजों से निपटने का। चलिए देखते हैं कितना जनसंख्या नियंत्रण होता है, क्या कुछ होता है, कौन मानता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही मतलब क्या होता है हमारे यहाँ कारगर साबित हुआ। तो अब से कम जब हम लोग शिक्षित हो गए हैं तो हम दो हमारे दो वाला जो टर्म्स है उसको कम से कम अपनाइए। हम दो हमारे दो रहेंगे तो अच्छे से आप मतलब आराम से उनके साथ रहेंगे भी, उनको अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब चीज होगा। क्लियर? तो चलिए साथी, इसी के साथ आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल चैप्टर सेकंड से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए एंड मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सारे प्रश्न आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा। तो जिन विद्यार्थियों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।